Hello everyone. We shall continue with chapter income from house property. We have already studied that house property can be of three types for the purpose of taxation. One is SO, second is LO and the third is DLO. Right? अब इनकी इनकम कैसे कंप्यूट होती है उसके भी अपने अलग अलग तरीके हैं. राइट? एक कॉमन प्रोफॉर्मा है और उसके बाद हम उसमें ही बात कर लेंगे कि अगर एसओ है तो इस प्रोफॉर्मा को आप कैसे यूज करेंगे, एलओ है तो कैसे यूज करेंगे और डीएलओ है तो कैसे यूज करेंगे. तो आज की क्लास में जो मेन बात होने वाली है वो सिर्फ यही होने वाली है कि हाउ टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. किस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कंप्यूट होती है वो आपको पता चल गया. कौन कौन सी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है ये पता चल गया. राइट? ध्यान दीजिएगा, आप ये मत कह दीजिएगा सर वी नीड नॉट कंप्यूट इनकम ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस. सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस की भी इनकम कंप्यूट करनी पड़ेगी. उसकी एनएवी कितनी है? निल. राइट? तो यू विल हैव टू कंप्यूट निल वैल्यू. ठीक है, तो करेंगे बात. अभी थोड़ा सा अजीब लगेगा सुनने में कि निल में क्या करना पड़ा है, बट व्हेन विल गो थ्रू द प्रोफॉर्मा विल गेट टू नो ऑल दिस. तो लेट अस नाउ लर्न हाउ टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. सबसे पहले आपको निकालना होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू. और सच पूछिए तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में ही सारा दम है, सारी ताकत यही झोंकनी है जीएवी निकालने में. अगर ये आपका सही निकल गया तो बाकी की गारंटी मैं खुद ले लेता हूं कि आप सही करोगे. आपसे गलत होगा ही, चाह जाओ कि गलत कर लेना इसके बाद तो भी गलत नहीं कर पाओगे. अगर जीएवी सही तो पूरा आंसर सही है. ठीक है, जीएवी की चर्चा बाद में होगी, यही टेक्निकल बात है. जीएवी के बाद क्या होता है वो बात कर लेते हैं. क्या होता है जीएवी सब थोड़ा तो बताइए. मैं बार बार आपसे कह रहा था कि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर लिया जाता है, यही होता है जीएवी. एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से जो ज्यादा होगा ना वो जीएवी के तौर पे ले लिया जाएगा. ठीक है, डिटेल चर्चा बाद में, पहले जीएवी के बाद की बात सीख लेते हैं, फिर लास्ट में सीखेंगे जीएवी कैसे निकालते हैं. अगर जीएवी आ गया तो अब उसमें से घटाया जाता है म्युनिसिपल टैक्सेस. क्या होता है म्युनिसिपल टैक्सेस? हाउस टैक्स पे करते हैं आप म्युनिसिपैलिटी में, नगर निगम में, उसी को कहा जाता है म्युनिसिपल टैक्सेस. पेड बाई ओनर ईदर ऑफ प्रीवियस ईयर और एनी अदर ईयर. पहले बस इतनी बात पे फोकस कीजिए, पेड बाई ओनर. अब एक बात बताइए, एक मकान का किराया मुझे 10,000 रुपए महीने आता है, या साल पे बात करते हैं. एक मकान का किराया मुझे साल का 1,20,000 रुपए आता है और उस मकान का मैं 2,000 रुपए का म्युनिसिपल टैक्स जमा करता हूं. तो पता है मेरी इनकम कितनी है? 1,18,000. तो सरकार भी यही कह रही है जो किराया आता है, जीएवी क्या है? जो आ सकता है या आता है विच एवर इज हायर. एक बार के लिए मान लीजिए, वैसे तो मैं आपको बता दूं एक्सपेक्टेड रेंट ही कम होता है, एक्चुअल रेंट ही ज्यादा है. सरकार जितना सोचती है ना कि किराया होना चाहिए, मार्केट में किराया उससे दुगना 3 गुना हो चुका है. किराए की भी वैल्यू तो बहुत तेजी से भाग रही है ना, प्रॉपर्टी महंगी होती जा रही है तो किराया भी बहुत ज्यादा हो गया है मार्केट में. राइट? तो जो सरकारी किराए की वैल्यूएशन है ना उससे बहुत ज्यादा मार्केट में किराया चल रहा है. तो अगर हम ऐसे बात करें एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से जो ज्यादा है तो ज्यादा क्या है? अरे 99.99% जो एक्चुअल है ना वही ज्यादा है. ये तो आपके एग्जाम में क्या करता है ना, बोल देता है एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है, क्योंकि वो तो एग्जाम में कुछ भी लिख दो क्वेश्चन बनाने में. तो थ्योरेटिकल एग्जाम है, प्रैक्टिकल बात करो दुनिया में क्या हो रहा है तो हम यही कहेंगे हमेशा क्या ज्यादा है? एक्चुअल रेंट ही ज्यादा है. जो सरकारी किराए की वैल्यूएशन उससे बहुत ज्यादा किराया मार्केट में चल रहा है. ठीक है, इनफैक्ट इतना ज्यादा चल रहा है कि अगर सरकारी वैल्यूएशन किराए की आती है मान लीजिए 50,000 रुपया महीना, तो मार्केट में पता है किराया कितना चल रहा होगा उस प्रॉपर्टी का? 1.5 लाख रुपया महीना. थोड़ा बहुत ज्यादा भी नहीं, कम से कम 3 टाइम्स चल रहा होगा, 3 गुना चल रहा होगा. तो एक्चुअल रेंट ही ज्यादा होगा. ठीक है, तो हम जीएवी को एक बार के लिए एक्चुअल रेंट बोल लेंगे तो आपको तकलीफ नहीं ना होगी. तो मुझे अगर एक्चुअल में किराया है 1,20,000 रुपया, उसमें से 2,000 रुपए अगर मैंने म्युनिसिपल टैक्सेस जमा कर दिया तो मेरी आमदनी कितनी होनी है? 1,18,000. सरकार भी यही कह रही है पेड बाई ओनर घटा दीजिए. अब एक बात बताइए, किराएदार ने मुझे किराया दिया 1,20,000 रुपया और 2,000 का टैक्सेस वही जमा कर दिया, वो खुद ही जमा कर दिया, तो मेरी आमदनी कितनी? तब तो भैया पूरा 1,20,000 आमदनी है, मैंने थोड़ी ना दिया 2,000.
आ रही बात समझ में? मेरा किराएदार 1,20,000 मुझे दे दिया और 2,000 रुपए का हाउस टैक्स वो खुद ही जमा कर दिया, तो मेरी इनकम कितनी? 1,20,000। क्या मुझे 2,000 अब घटाने को मिलना चाहिए हाउस टैक्स? नहीं, क्योंकि मैंने थोड़ी ना दिया है। सरकार भी यही कह रही है पेड बाई ओनर। अगर ओनर, मकान मालिक अगर हाउस टैक्स जमा करेगा तो घटा ले किराए में से, नहीं तो नहीं घटाएगा। सीधी सी बात है। ईदर ऑफ प्रीवियस ईयर और एनी अदर ईयर, इसका क्या मतलब है? कहता है जितना हाउस टैक्स इस बार जमा किया सब घटा लो। जैसे मान लीजिए मैंने इस बार हाउस टैक्स 5 साल का इकट्ठा जमा कर दिया, 2 साल पुराना बाकी था तो इस साल का भी जमा कर दिया और आगे आने वाले भी 2 साल का जमा कर दिया, इकट्ठा जमा कर दिया 5 साल का। 2 साल पुराना, 1 करंट ईयर का और 2 आगे वाले साल का, 5 साल का इकट्ठा जमा कर दिया। 2,000 इंटू 5, 10,000 रुपया। किराया कितना इस साल का बना है मेरा? 1,20,000। तो 1,20,000 में से कह रहा है 10,000 पूरा घटा लो और 1,10,000 अब आपकी बची इनकम हुई। आगे बात समझ में क्या होता है? जीएवी लेस म्युनिसिपल टैक्सेस इज एनएवी, और म्युनिसिपल टैक्सेस तभी घटाने को मिलेगा जब मकान मालिक जमा करेगा, चाहे जितने भी साल का जमा कर रहा है। अब इसका मतलब यह है कि जिस साल आप नहीं जमा करोगे उस साल घटाने को नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने इस साल 1,20,000 का किराया पाया, ठीक है, 2,000 रुपए म्युनिसिपल टैक्सेस जमा करना था लेकिन मैंने किया नहीं, तो क्या मैं घटा सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि जिस साल जमा करोगे उस साल तो पूरा घटाने को देंगे तुमको, राइट? तो ऐसे याद रखिएगा, म्युनिसिपल टैक्सेस इज डिडक्टेबल ऑन पेमेंट बेसिस, जब पे करेंगे तभी डिडक्ट करने को मिलेगा, राइट? जितना हर साल का 2,000 रुपए एक्रू होता है, लेकिन एक्रूवल बेसिस पर डिडक्ट करने को नहीं मिलेगा। जीएवी में से जब आप म्युनिसिपल टैक्सेस घटाएंगे तो आएगा एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू, राइट? इसमें से सेक्शन 24 के तहत 2 डिडक्शन लेंगे। सेक्शन 24 रट लेना है, याद कर लीजिए। जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्सेस घटाएंगे तो एनएवी आएगा, एनएवी में से सेक्शन 24 का 2 डिडक्शन मिलता है। एक है सेक्शन 24A, ये सेक्शन का नाम है, ये ए बी पॉइंट नहीं है, 24A सेक्शन है, 24B सेक्शन है। सेक्शन 24A क्या कहता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। 30% सीधा सीधी घटाने के लिए आपको देता है एनएवी का। अब ये 30% क्यों घटाने के लिए दे रहा है मैं समझा दूं आपको। जब हम किराए पे मकान देते हैं तो एक बात बताइए, रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह कुछ खराब होता है मकान में तो ये सब कौन कराता है? मकान मालिक, किराएदार थोड़ी ना कराता है। तो जब भी हम मकान किराए पे देते हैं तो निश्चित है हम साल भर कुछ ना कुछ खर्च भी करते रहते हैं मकान पे, कभी कहीं परेशानी आ गई, कभी कहीं परेशानी आ गई। किराएदार तो अपना आनंद लेगा, वो क्यों खर्चा करेगा? तो गवर्नमेंट जानती है कि रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह में भी खर्चे लगते हैं। अगर किसी को किराए की इनकम आ रही है तो उसका पैसा भी लग रहा होगा, पूरा पूरा किराया सीधे जेब में नहीं चला जाता, कुछ खर्च भी लग रहा होगा। लेकिन अगर सरकार मुझसे ये कहती है, राज अग्रवाल जी एक बात बताइए, आपको साल का किराया कितना आया जीएवी? तो हम बोलेंगे 5 लाख। पूछेगी कितना खर्चा हो गया रिपेयर मेंटेनेंस में, तो पता हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे 5 लाख, बोलेंगे 5 लाख। और इनकम बताएंगे कि मेरी देखिए अंडा हो गई, नील, कुछ इनकम नहीं बची। सरकार कहेगी 5 लाख कैसे खर्च हो गया? हम कहेंगे लीजिए, ये लीजिए बालू की बिल, ये लीजिए मजदूरी की बिल, और सब सादे कागज पे, एक सादे कागज पे ऐसे लिख देंगे बालू, खुद ही अपने से ही लिख देंगे इतने रुपया का, मजदूरी अंगूठा लगा देंगे, अपना ही अंगूठा यहां लगा देंगे, ठीक है, ये अंगूठा लगा हुआ है, यहां पे लिख देंगे 5 मजदूर आए 500 रुपए के रेट से 2500 रुपए, ठीक है। इनकम टैक्स वाला कहेगा ये सब बिल हम नहीं मानेंगे, तो हम कहेंगे जरा हमको दिखाओ कौन सा मजदूर जीएसटी इनवॉइस बना के देता है। अरे मजदूर है वो तो बिल बना के दे दिए, यही बहुत बड़ी बात है, बिल भी कौन देता है ये बताओ, ठीक है। कहां हमको बालू वालू की पक्की बिल मिलती है, जरा सा दिलवाइए तो हमको, ठीक है। छोटे मोटे दुकानदारों से बालू गिट्टी ये सारी चीजें खरीद लेते हैं, 1-2 बोरा सीमेंट भी खरीद लेते हैं, वो भी अनरजिस्टर्ड डीलर होता है, कौन सा वो रजिस्ट्रेशन करा रखा है कि मुझको पक्की बिल देगा, और मजदूरी की कौन सी बिल मिलती है। अब इनकम टैक्स वाले को 5 लाख रुपया मानना पड़ेगा, वो उनसे बहस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रूव ही नहीं कर पाएगा कि मैं गलत हूं। गवर्नमेंट भी ये बात जानती है, गवर्नमेंट कह रही है कि अगर हम इसको बोलेंगे ना कि तुम अपना खर्चा घटा लो तो हर कोई पूरा पूरा खर्चा घटा देगा। गवर्नमेंट कह रही है कि एक काम करते हैं, हम लोग 30% खर्चा अलाउ कर देते हैं, जितना तुम्हारा एनएवी है उसका 30% तुम घटा लो।
अब गवर्नमेंट कह रही है तुम्हारा 1 रुपया खर्चा हुआ है, तुम्हारा 5 लाख रुपया खर्चा हुआ है, हमको मतलब नहीं है, अगर तुम्हारी 5 लाख एनईवी है तो 1.5 लाख रुपया हम घटाने को देते हैं, जाओ। अब ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट जब 30% आपको घटाने दे रही है तो अब कोई भी खर्चा घटाने नहीं देगी। आपको कोई भी एक्चुअल जो आपका खर्चा लगता है ना, उसी के एवज में 30% दिया जा रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों गवर्नमेंट एक्चुअल खर्चा नहीं बोल रही है, क्यों कह रही है 30%? गवर्नमेंट इसलिए कह रही है क्योंकि कह रही है कि मकान के रिपेयर मेंटेनेंस में लोग क्या करेंगे, बिल नहीं मिलती मजदूरी की और लोग अनाप शनाप चार्ज करेंगे वहां पे, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देते हैं। फिर उसके बाद 24B क्या है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आपने मकान बनवाने के लिए लोन लिया था, मकान खरीदने के लिए लोन लिया था, तो उसका जो ब्याज है वो आपको डिडक्ट करने के लिए मिलेगा। ये 2 डिडक्शन के बाद आपका आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलिए आइए मेरी तरफ देखिए, मुझे फुल स्क्रीन पे ला दिया जाए। कैसे कंप्यूट होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? सबसे पहले जीएवी। जीएवी क्या होता है? जीएवी होता है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से जो ज्यादा है, इसमें से लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस जो कि ओनर ने पे किया है। पेमेंट बेसिस पे डिडक्ट होता है, जितने साल का पे किया है सब डिडक्ट हो जाएगा। अप्रूवल बेसिस पे ये कभी भी डिडक्ट नहीं होगा। घटाने के बाद आता है एनएवी। एनएवी में से सेक्शन 24 का 2 डिडक्शन मिलता है। सेक्शन 24A कहता है एनएवी का सीधे 30% घटा लो, और 24B कहता है अगर उस मकान को खरीदने बनवाने के लिए आपने कोई कर्ज लिया था तो उस कर्ज का इंटरेस्ट घटा लो। अब आइए मैं आपको एक बात बताता हूं, मकान 3 प्रकार के होते हैं। एक बार लिख लिया जाए, एक बार लिख लिया जाए। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जीएवी में से लेस कीजिए म्युनिसिपल टैक्सेस, तो ये आएगा एनएवी। एनएवी में से लेस करते हैं हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, बस अभी लिखिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन है एट द रेट ऑफ 30%, और सेक्शन 24B कहता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये जो आया ये है इनकम फ्रॉम एचपी। बहुत आसान सा है, याद करना भी आसान है। अब मकान मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एसओ, एक होता है डीएलओ और एक होता है एलओ। तो अब जरा सा ध्यान दीजिए, इसी चार्ट में, ऊपर वाले चार्ट में हम लोग को सीखना है कि किस तरीके से इस मकान की इनकम निकलेगी। अगर मकान आपका एसओएस सेल्फ ऑक्युपाइड है तो आपने क्या पढ़ा था, जरा सा मैं आपको पीछे दिखा दूं। आपने पढ़ा था एनुअल वैल्यू ऑफ 2 सेल्फ ऑक्युपाइड, एनुअल वैल्यू ऑफ 2 सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस शैल बी टेकन एज निल। और एनुअल वैल्यू का मतलब मैंने आपको बताया था यहां पे क्या है, नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो नेट एनुअल वैल्यू 2 मकान का क्या होता है, निल। तो ये सीधे एनएवी ही क्या हो जाएगी, निल। मतलब जब एसओ मकान की वैल्यूएशन आप करोगे तो जीएवी से शुरू नहीं करना है, एनएवी निल। अब अगर एनएवी निल है तो 30% निल का कितना आएगा, ये भी निल ही होगा, यानी ये भी नहीं होता, इसकी जरूरत नहीं होती, सिर्फ 24B आ जाता है। अगर मान लीजिए आपने कोई कर्ज लिया है उस मकान को बनवाने के लिए जिसमें आप रहते हैं, तो उसका ब्याज आप घटा सकते हैं। मान लीजिए ब्याज है 50,000 रुपया, तो आप 50,000 रुपया यहां से घटा लेंगे और आपकी इनकम कितनी आएगी, निगेटिव। और अगर मान लीजिए ब्याज नहीं है तो ये भी नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन बोरो कैपिटल भी 0 हो गया, तो सीधे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एसओ की कितनी आ जाएगी, 0। यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक सेल्फ ऑक्युपाइड मकान के केस में या तो निगेटिव आती है और या फिर निल आती है। और अगर किसी भी हेड ऑफ इनकम निगेटिव आती है तो इसका फायदा होता है, वो दूसरी पॉजिटिव इनकम को क्या करती है, एडजस्ट कर देती है। आपको सेट ऑफ पता है ना, एक हेड ऑफ इनकम में लॉस है, दूसरे हेड में प्रॉफिट है, तो वो एडजस्ट हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा।
तो जिससे मेरी ओवरऑल इनकम, टोटल इनकम कम हो जाएगी और टैक्स कम बनेगा। तो एसओ निगेटिव होना फायदेमंद वाली बात है। तो याद रखिएगा, सेल्फ ऑक्युपाइड मकान टैक्सेबल, चार्जेबल टू टैक्स है, लेकिन ये इतना बढ़िया चार्जेबल टू टैक्स है कि इससे टैक्स बनेगा नहीं कभी, बल्कि घट जरूर सकता है। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो टैक्स पे कोई असर नहीं है, लेकिन अगर निगेटिव आ गई तो टैक्स को कम कर देगा उल्टे। ये गवर्नमेंट क्यों कर रही है? गवर्नमेंट सभी को अपना मकान बनाने का प्रोत्साहन दे रही है कि देखिए, अगर आप मकान बनाते हैं और ब्याज, लोग कर्ज लेके भी बनाते हैं, तो जो भी ब्याज का पैसा है उतनी इनकम आपकी हम निगेटिव मान लेते हैं। इससे आपकी ओवरऑल इनकम कम हो जाती है, जिससे आपका टैक्स कम बनता है। ये प्रोत्साहन है लोगों को अपना मकान बनाने के लिए। नाउ कमिंग टू डीएलओ। डीएलओ के केस में जीएवी क्या होगी? जीएवी होता है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। और ध्यान दीजिएगा, अगर मकान डीएलओ है, किराए पे एक्चुअली दिया ही हुआ नहीं है, तो जीएवी का मतलब ही क्या है? तब तो जीएवी का मतलब ही है एक्सपेक्टेड रेंट। इसको मैं एक दूसरे कलर के पेन से करूं, इसको ब्लैक से करता हूं। डीएलओ के केस में ब्लैक कलर यूज कर लेता हूं। जीएवी हो जाएगी एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्सेस घटाइए, एनएवी आएगा, और फिर 24 के दोनों डिडक्शन घटा लीजिए। ठीक है, ये क्या हो सकता है? ये तीनों चीज हो सकता है भाई। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, नील भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव कैसे हो सकता है? अरे जितनी चीजें हम घटा रहे हैं वो कम है, एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है। अब एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा अगर मान लीजिए हमने ब्याज भरा है, म्युनिसिपल टैक्सेस भरा है, ये सब ज्यादा ज्यादा अमाउंट है, तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा, वो निगेटिव भी आ जाएगा। नाउ लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में क्या होगा? लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में ये जो जीएवी होती है, ये क्या होगी? दिस जीएवी वुड बी एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। यहां पे होगी। यहां पे लेट आउट है तो एक्चुअल में भी किराया आ रहा है, ठीक है, और एक्सपेक्टेड भी है। बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रही है? फिर से रिपीट कर दूं, अगर सेल्फ ऑक्युपाइड मकान है, जीएवी लेस म्युनिसिपल टैक्सेस एनएवी, एनएवी में से 2 डिडक्शन। सेल्फ ऑक्युपाइड मकान के केस में एनएवी नील हो जाएगी, एनएवी नील लिखेंगे और सीधे उसमें से 24B का डिडक्शन घटाएंगे। सीधे एनएवी नील लिखेंगे और 24B घटाएंगे, अगर है तो। नहीं है तो कोई बात ही नहीं, सीधे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ही नील हो गया एसओ के केस में। फिर जब डीएलओ की बात आएगी तो जो जीएवी होगा वो सिर्फ एक्सपेक्टेड रेंट होगा, क्यों? क्योंकि एक्चुअल किराए पे है ही नहीं है। और एलओ जब होगा तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज हायर होगा। कोई तकलीफ किसी को? नहीं। बढ़े आगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% विल नॉट बी अलाउड इफ एनएवी इज निगेटिव। अच्छा, अगर ये एनएवी ही निगेटिव हो गया, क्यों निगेटिव हो गया? जितनी जीएवी है उससे ज्यादा म्युनिसिपल टैक्सेस जमा कर दिया। आपका 40 साल का म्युनिसिपल टैक्सेस बाकी था, हाउस टैक्स, इकट्ठे 40 साल का हाउस टैक्स जमा कर दिए, तो जीएवी से ज्यादा हो ही जाएगा। ठीक है, तो घटाने को तो मिलता ही है। एनएवी निगेटिव हो गया तो अब क्या 30% घटाने को मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन? नहीं, ये पॉजिटिव होगा तभी घटाने को 30% मिलेगा, ये निगेटिव है तो घटाने को नहीं मिलेगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू 24B घटाने को मिलेगा इंटरेस्ट। हाँ, इंटरेस्ट तब भी घटाने को मिलेगा। अगर आपकी एनएवी निगेटिव है ना तो भी 24B घटाने को मिलेगा। सिर्फ अगर एनएवी आपकी निगेटिव है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने को नहीं देंगे। However, interest on borrowed capital will be allowed. इंटरेस्ट ऑन borrowed capital निगेटिव एनएवी से भी मिलेगा। ठीक है, अब हम 4 चीजों को समझने जा रहे हैं, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, क्योंकि इन तीनों की मदद से बनता है एक्सपेक्टेड रेंट। इन तीनों की मदद से क्या बनता है? एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, और एनुअल रेंट की मदद से हम बनाएंगे एक्चुअल रेंट। तीन चीजों की मदद से, यानी जीएवी बनाने के लिए मुझे 4 चीज चाहिए, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और एनुअल रेंट।
इन तीनों की मदद से बनेगा एक्सपेक्टेड रेंट, एनुअल रेंट की मदद से बनेगा एक्चुअल रेंट, और इन्हीं दोनों की मदद से फिर क्या बन जाएगा, इन दोनों की मदद से बन जाएगा जीएवी। यानी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड जीएवी वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस 4 टर्म्स। तो आइए समझाऊं आपको ये चारों टर्म। म्यूनिसिपल वैल्यू एमवी, फेयर रेंट एफआर, स्टैंडर्ड रेंट एसआर, और एनुअल रेंट एआर। चलिए देखिए, म्युनिसिपल वैल्यू क्या है। अगर आप म्युनिसिपैलिटी जाएंगे, मतलब जो भी आपके शहर में नगर निगम है वहां जाएंगे, तो आपको किसी भी एरिया की प्रॉपर्टी का किराया कितना होना चाहिए, ये म्युनिसिपैलिटी में एक रजिस्टर होता है जिसमें लिखा होता है। मतलब वो सरकारी मूल्यांकन होता है किराए का। ये जो हाउस टैक्स लगता है ना, ये पता है ये किस बेसिस पे होता है? आपको पता है हर मकान को हाउस टैक्स देना होता है नगर निगम को। ये किस बेसिस पे होता है? बेसिकली ये हाउस टैक्स भी उसी बेसिस पे निकाला जाता है, म्युनिसिपल वैल्यू के बेसिस पे ही निकाला जाता है कि इस मकान का किराया कितना होना चाहिए, उसका एक सर्टेन परसेंटेज हाउस टैक्स होता है। क्या आपको लगता है कि सभी हर मकान को बराबर हाउस टैक्स देना होता है? नहीं। जैसे मान लीजिए मेरे मोहल्ले में मेरा मकान बड़ा है, मेरा बगल वाला मकान छोटा है, ठीक है, तो जो बगल वाला मकान है वो कम हाउस टैक्स देता है और हम ज्यादा देते हैं। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा मकान होगा उसका किराया उतना ज्यादा आ सकता है, ठीक है। वो मकान की वैल्यू के हिसाब से एक हाउस टैक्स होता है, ठीक है। और कौन सी वैल्यू के हिसाब से होता है? कितनी किराए की वैल्यू आ सकती है, कितना किराया आ सकता है, ये नगर निगम करती है वैल्यूएशन, ठीक है। तो म्युनिसिपल वैल्यू इज बेसिकली अ सर्टेन परसेंटेज। म्युनिसिपल वैल्यू इज बेसिकली, आप ऐसे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया किराया, उस मकान का गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया किराया, यह है म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है। या फिर ऐसे कह लीजिए म्युनिसिपैलिटी के हिसाब से आपके मकान का कितना किराया होना चाहिए, या फिर ऐसे कह लीजिए सरकार के हिसाब से आपके मकान का किराया कितना होना चाहिए। म्युनिसिपैलिटी भी कौन कंट्रोल कर रहा है? लोकल अथॉरिटीज, ठीक है। लोकल अथॉरिटी के ऊपर कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। उसके ऊपर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो म्युनिसिपल वैल्यू म्युनिसिपैलिटी के हिसाब से आपका मकान का किराया कितना होना चाहिए। फेयर रेंट, फेयर रेंट का मतलब क्या होता है? आपके ही मोहल्ले में बिल्कुल आपके जैसा जो मकान है उसका किराया कितना है, इसे कहा जाता है फेयर रेंट। क्या होता है फेयर रेंट? आपके मोहल्ले में जो आपके जैसा मकान है, बिल्कुल आपके जैसा मकान है, उसका किराया जो है वो कहलाएगा आपके मकान का फेयर रेंट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने अपना मकान किराए पे दिया है, मान लीजिए 1 लाख रुपया साल पे, तो 1 लाख रुपया कहलाता है एनुअल रेंट। देखिए अब मैं एग्जांपल से बात कर रहा हूं, मैंने अपना मकान कितने पे किराए पे दिया है? 1 लाख रुपए की किराए पे दिया है, तो 1 लाख रुपए कहलाएगा एनुअल रेंट। म्युनिसिपैलिटी के हिसाब से एक साल का किराया होना चाहिए 80,000 रुपए, तो 80,000 रुपए कहलाएगा म्युनिसिपल वैल्यू। हमने जो मकान 1 लाख रुपए के किराए पे दिया है, मेरे मोहल्ले में ऐसा ही एक मकान और है, लेकिन उसने पता है कितने किराए पे दिया है? 1,05,000 पे, तो 1,05,000 फेयर रेंट कहलाएगा। समझ में आया फेयर रेंट क्या होता है? जैसा मेरा मकान था बिल्कुल वैसा ही मकान मोहल्ले में एक और था, और उसने कितने किराए पे दिया था? 1,05,000, तो 1,05,000 कहलाएगा फेयर रेंट। अब स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? स्टैंडर्ड रेंट पहले तो मैं आपको बता दूं पूरे देश पे लागू नहीं है। कुछ शहरों पे
स्टैंडर्ड रेंट लागू है। हमारे देश में कानून चलता है जिसका नाम है रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट का मतलब है कि ये कानून बनाया गया है कि इससे ज्यादा किराया मकान मालिक नहीं ले सकता है। एक कानून भी है, पता नहीं बहुतों को शायद मालूम नहीं होगा। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपके पास एक कानूनन हक है कि इससे ज्यादा किराया आपका मकान मालिक वसूल नहीं सकता है। ठीक है, एक रेंट कंट्रोल एक्ट भी है। ये सभी जगह पे लागू नहीं होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ऐसा गांव है, अब गांव में ये सब लागू नहीं होता रेंट कंट्रोल एक्ट। क्यों? क्योंकि वहां पे कौन किराए पे कोई लेता है? जिसका अपना मकान है वो तो खटिया निकाल के बाहर सोता है। ठीक है, अपने मकान में खुद तो रहता नहीं, वो किराए पे कहां लेने जाएगा कोई, राइट। तो रेंट कंट्रोल एक्ट हर जगह लागू नहीं है, हाँ शहरों में जरूर लागू है। रेंट कंट्रोल एक्ट आपको ये बताता है कि लीगली एक मकान मालिक एक मकान का कितना किराया वसूल सकता है। तो जो मेरा मकान है वो रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से इसका किराया ज्यादा से ज्यादा 90,000 वसूला जाना चाहिए। तो 90,000 स्टैंडर्ड रेंट कहलाएगा। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड रेंट? रेंट कंट्रोल एक्ट कानून के हिसाब से मकान का किराया ज्यादा से ज्यादा कितना होता है। म्युनिसिपल वैल्यू क्या है? म्युनिसिपैलिटी के हिसाब से मकान का किराया कितना होता है। फेयर रेंट का मतलब क्या है? मेरे ही जैसा मकान कोई किसी और के पास है, उसने कितने रुपए किराए पे दे रखा है। और एनुअल रेंट का मतलब है मैं कितना किराया लेता हूं। अब आपको जैसे ही मैं ये बात बोलता हूं ना तो आप पूछते हो सर अगर लीगली आप 90,000 ही ले सकते थे तो आपने 1 लाख लिया कैसे? मेरे अगर किराएदार को ऑब्जेक्शन है ना तो मेरे ऊपर केस कर सकता है। जब उसको ऑब्जेक्शन नहीं है तो दे रहा है 1 लाख रुपया। उसको ऑब्जेक्शन होगी तो वो मेरे ऊपर केस कर देगा। और दूसरी बात, अगर उसको ऑब्जेक्शन होगी तो वो हमसे लेगा ही नहीं। कौन ये सब करता है? अब एक बात बताइए, एक किराएदार आया, हमने उसको बोला कि मेरी जगह का किराया 1 लाख रुपया है। वो कहेगा अरे कानून के हिसाब से तो 60,000 होता है, तुम 1 लाख कैसे लोगे? हमको ज्यादा कानून मत बतियाओ, निकलो। हम उसको निकाल देंगे, उसको रखेंगे थोड़ी ना। ये तो तब होता है जब किराएदार के को एक वो बात अच्छी नहीं लग रही है, वो केस करना चाहता है। वो क्यों करेगा ये सब लफड़ा? अरे वो नहीं रहेगा, उसको नहीं पसंद है मेरा किराया। तो ध्यान दीजिएगा, कानून बस कहने के लिए होते हैं, कानून का पालन होगा ये जरूरी नहीं है। पहले तो ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो ये चारों चीज समझ में आ गई कि नहीं आई? पहले तो मुझे ये बताइए, आ गई समझ में? अब दूसरी बात, अगर मान लीजिए मोहल्ले में ऐसा कोई मकान है ही नहीं, बिल्कुल हो सकता है मेरा जैसा मकान है पूरे मोहल्ले में दूसरा कोई मकान ही नहीं है ऐसा, तो अब मेरे मकान का फेयर रेंट कहां से आएगा? अब तो ये है ही नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरा मकान है ही नहीं है। मेरे जैसा कोई मकान ही नहीं है ना, तो फिर वो किसी ने किराए पे दिया हो, ये सब बात ही नहीं उठती। तो फेयर रेंट क्या कहलाएगा मेरे मकान का? तो मेरा फेयर रेंट कहलाएगा यही एनुअल रेंट ही, यही फेयर रेंट भी कहलाएगा। बच्चों कैसे आप लोग याद रखोगे? कुछ मेहनत कर रहे हो, कुछ लिख विख रहे हो। हम तो इतना बोल रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, लेकिन कितनी बात आपको याद रहेगी? क्या आपको लगता है ये सब बात याद रहेगी आपको एग्जाम तक? एग्जाम तक तो दूर, मुझे लगता नहीं आपको कल भी याद रहेगी ये बात। एक एक बात मेरी कही गई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच नहीं सकते हो, कल्पना नहीं कर सकते हो कि ये बात कितनी इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, फेयर रेंट नहीं दिया रहेगा, क्या करोगे आप? एनुअल रेंट को ही फेयर रेंट में भी लिखोगे। ठीक है, तो अब एक बात मैं आपको लिखवा दूं, फेयर रेंट is equal to annual rent when fair rent is not given. कोई दिक्कत यहां पे? तो जब भी कोई सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं है तो अपनी प्रॉपर्टी का जो भी किराया आ रहा है ना उसी को फेयर रेंट भी मान लिया जाता है। राइट, नेक्स्ट बात। अब देखिए मैंने पढ़ाया था आपको म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस पता है क्या होता है? म्युनिसिपल टैक्सेस भी एक सर्टेन परसेंटेज होता है ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। ये जो म्युनिसिपल वैल्यू होती है ना, इसी का एक सर्टेन परसेंटेज म्युनिसिपल टैक्सेस भी लगता है। तो कभी कभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन में ऐसे दे सकता है, म्युनिसिपल वैल्यू 80,000 रुपए है और 10% म्युनिसिपल टैक्सेस है, तो 10% किसका होगा? बस उसने 10% बोल दिया, तो 10% इसी का होगा, यानी 8,000 म्युनिसिपल टैक्सेस है। तो म्युनिसिपल टैक्सेस म्युनिसिपल वैल्यू पे ही निकलता है।
तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, म्युनिसिपल टैक्स इज इक्वल टू सर्टेन परसेंटेज ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, ये वाली बात याद रखिए, ये वाली बात याद रखिए, ठीक है। एनुअल रेंट, एनुअल रेंट का मतलब है, एनुअल का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ, एनुअल का मतलब 12 महीना, एनुअल रेंट का मतलब होता है 12 महीने का किराया। इन तीनों की मदद से एक्सपेक्टेड रेंट और इसको कंसीडर करते हैं एक्चुअल रेंट, और इन्हीं चारों की मदद से क्या निकाला जाता है, इन्हीं चारों की मदद से निकाला जाता है जीएबी। अब ध्यान दीजिए, एनुअल रेंट कितना होगा अब आपको मुझे बताना है। एक किराएदार है जो 10,000 रुपए महीने पे लगा हुआ है, इसने मुझे 8 महीने का किराया दिया है, 8 महीने का दिया है, 4 महीने का बाकी लगा रखा है, बस रोज यही कहता है कल दे रहा हूं साहब, कल दे रहा हूं, बस थोड़ा दिन रुक जाइए, बड़ी दिक्कत चल रही है, बड़ी तकलीफ चल रही है इस समय, बस थोड़ा रुक जाइए। एनुअल रेंट कितना? सरकार कहती है एनुअल रेंट 1,20,000 है। ध्यान दीजिएगा, इसी के बेसिस पे तो टैक्स देना है अभी, यही सब तो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एनुअल रेंट के बेसिस पे टैक्स देना, वो 1,20,000 जैसा काम मान रही है, जबकि मुझे हाथ कितना किराया लगा है, बस 80,000 रुपया। तकलीफ हो रही है सुनने में, किराएदार ने अभी 80,000 रुपया दिया और एनुअल रेंट सरकार कितना कह रही है, 1,20,000। और सर एनुअल रेंट को तो अब कंसिडर किया जाएगा जीएवी निकालने में, तो ऐसा क्यों? तो मैं अब आपको बोलता हूं एक दूसरी बात जिससे आपकी ये तकलीफ दूर हो जाएगी। तो बात बताओ, मेरा मकान किराए पे था ही नहीं, तो भी गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड रेंट पे टैक्स ले लेती है? गवर्नमेंट तो 12 महीने तक किराया नहीं आया था तो भी टैक्स ले लेती है मुझसे, और यहां तो 8 महीने का आया है तो 4 ही महीने का एक्स्ट्रा ले रही है, यहां तो तकलीफ बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है। तो जब भी मैं ये वाली बात बताता हूं ना कि एनुअल रेंट का मतलब होता है 12 महीने का किराया, और सरकार 12 महीने का किराया पकड़ती है सीधे, कहती है 10,000 रुपए महीने किराए पे दिए हो, 12 महीने का होता है 1,20,000 रुपया। हम कहते हैं अरे आया तो 8 ही महीने का है, सरकार कहती है उससे मतलब नहीं है, 12 महीने का किराया है एनुअल रेंट। हम 4 चीजें जानते हैं, सरकार कहती है म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और एनुअल रेंट। एनुअल रेंट बोलती है, एनुअल 12 महीना, ठीक है। तो जब भी हम एनुअल रेंट पे फोकस करके बताते हैं ना, जब ये बात बोलते हैं कि आया तो 8 ही महीने का, अरे 8 महीने का आया तो अभी सुनो, मान लो 2 ही महीने का आया, 20,000 आया, और 10 महीने का किराया बाकी है, तो भी एनुअल रेंट कितना लिया जाएगा? बोलो कितना लिया जाएगा? हाँ कितना? 12 महीने का 1,20,000 रुपया। अब बताइए, जब बच्चों को तकलीफ हो जाती है तो हम कहते हैं कि तकलीफ मत लो, सरकार यहां तो उतना बुरा नहीं कर रही है जितना डीएलओ में करती है, वहां तो 1 रुपया किराया नहीं आया तो भी तो सरकार कह रही है हम तो मान लिए प्रॉपर्टी किराए पे है, और जितना किराया आ सकता है उस पर टैक्स लेंगे, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, एनुअल रेंट वर्ड है यहां पे। चलिए नेक्स्ट देखिए, म्युनिसिपल वैल्यू क्या है, अब हम लोग पढ़ देते हैं आपके लिए। म्युनिसिपल वैल्यू, दिस इज रेटेबल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डिटरमिन्ड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। रेटेबल वैल्यू का मतलब वैल्यू एट विच इट कैन बी गिवन ऑन रेंट। रेटेबल वैल्यू का मतलब वैल्यू जिसपे किराए पे दिया जा सकता है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा डिसाइड की गई किराए वाली वैल्यू को कहते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। फेयर रेंट, रेंट चार्ज बाय सिमिलर प्रॉपर्टी, आप ही की जैसी प्रॉपर्टी का किराया क्या चल रहा है, आप ही के मोहल्ले में भी, ये नहीं कि एक गांव में प्रॉपर्टी है और वैसी प्रॉपर्टी नरीमन पॉइंट मुंबई पे है तो हम दोनों का किराया बराबर मान रहे हैं, ठीक है। नरीमन पॉइंट मुंबई बहुत महंगा एरिया है, ठीक है, उसे गांव की, तो सेम प्रॉपर्टी सेम लोकेशन का जो किराया है वो फेयर रेंट होता है। स्टैंडर्ड रेंट, मैक्सिमम रेंट अ पर्सन कैन लीगली रिकवर अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट के कानून के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा कितना किराया वसूला जा सकता है। एनुअल रेंट, रेंट फॉर द पीरियड फॉर विच द प्रॉपर्टी इज अवेलेबल फॉर लेटिंग आउट। रेंट उस पीरियड का जिस पीरियड के लिए प्रॉपर्टी आपके पास किराए पे देने के लिए अवेलेबल थी। अब एक बात बताइए, मेरी प्रॉपर्टी तो 12 महीना किराए के लिए अवेलेबल थी,
ये वर्ड यूज करता है, मेरी प्रॉपर्टी जितने महीने किराए पे देने के लिए अवेलेबल थी। तो माई प्रॉपर्टी वॉज अवेलेबल फॉर लेट आउट फॉर हाउ मेनी, मतलब फॉर हाउ मच पीरियड, कितने पीरियड के लिए अवेलेबल फॉर लेट आउट थी? 12 महीने के लिए किराए पे अवेलेबल थी। अवेलेबल तो किराए पे 12 महीने थी ना, इसलिए 12 महीना ले लिया जाएगा। ठीक है ये बात। अब जो अगली बात समझाने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट is taken for the period property is held, or annual rent is taken for the period property is available for let out. ये तीन चीजें, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, कितने समय का लिया जाता है? जितने समय प्रॉपर्टी आपके पास थी, मतलब प्रॉपर्टी आपकी है, जितने पीरियड के लिए है उतने पीरियड का लेंगे। अगर साल में 12 महीना प्रॉपर्टी आपके पास थी, ठीक है, तो 12 महीने का म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट लिया जाएगा। एनुअल रेंट जो है उतने पीरियड का लिया जाएगा जितने पीरियड के लिए प्रॉपर्टी अवेलेबल फॉर लेट आउट है, किराए पे देने के लिए प्रॉपर्टी अवेलेबल है। मतलब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुन रहे हैं ना? हम लोग बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 1920 की, ठीक है। प्रॉपर्टी परचेज्ड ऑन 1/5/2019, आपने प्रॉपर्टी 1/5/2019 को खरीदा, तो क्या प्रॉपर्टी आपके पास 12 महीने थी साल भर? नहीं, साल तो आपका शुरू हुआ 1 अप्रैल 2019 से, खत्म होगा 31 मार्च 2020। मेरे पास प्रॉपर्टी थी ही 11 महीने। तो जो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट और लिया जाएगा जीएवी कंप्यूट करने के लिए, वो 11 महीने का होगा। हम म्युनिसिपल वैल्यू पर मंथ जो आती है, मतलब म्युनिसिपैलिटी के हिसाब से 1 महीने का जो किराया होता है, उसमें 11 महीना मल्टीप्लाई करेंगे। फेयर रेंट भी 11 महीने का लेंगे, स्टैंडर्ड रेंट भी 11 महीने का लेंगे। अब बात करते हैं एनुअल रेंट की। क्या प्रॉपर्टी मेरी 12 महीने तक अवेलेबल फॉर लेट आउट थी? क्या मैं 12 महीने के लिए प्रॉपर्टी, मैं कितने महीने के लिए प्रॉपर्टी किराए पे दे सकता था? अरे भैया प्रॉपर्टी थी ही 11 महीने, तो हम कैसे 12 महीने के लिए किराए पे दे देंगे? हम 11 महीने के लिए प्रॉपर्टी किराए पे दे सकते थे। तो इस केस में 11 से ही मल्टीप्लाई होगा किराया। ध्यान दीजिए, हमने 1 मई को प्रॉपर्टी खरीदी, तो मेरे पास प्रॉपर्टी इस साल कितने महीने थी? 11 महीने। किराएदार तो हालांकि हमको किराया 6 महीने का दिया, लेकिन यहां पे 12 महीना नहीं 11 महीना मल्टीप्लाई हुआ। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी थी 11 महीने के लिए। आ रही है बात समझ में? तो प्रॉपर्टी कितने पीरियड के लिए आपके पास अवेलेबल फॉर लेट आउट है, ये देखना है। अच्छा, मान लीजिए प्रॉपर्टी आपने परचेज की 1/5 को एंड सोल्ड ऑन 29 फरवरी 2020। 29 फरवरी 2020 को बेच भी दिए। तो पता है आपके पास प्रॉपर्टी कितने महीने थी इस साल? मई से लेके फरवरी तक, यानी अप्रैल में नहीं थी और मार्च में नहीं थी, तो 10 महीने थी। तो हम म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट ये भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और एनुअल रेंट भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप कहोगे सर हर जगह एक ही बात हो रही है, तो इसमें और इसमें अंतर क्या है? अब अंतर बताता हूं। प्रॉपर्टी इस दिन खरीदे, इस दिन बेचे, और मई और जून में आप इस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाई किए थे, एसओ थी। मई जून में प्रॉपर्टी एसओ थी। तो एक बात बताइए, प्रॉपर्टी हेल्ड कितने महीने थी? प्रॉपर्टी हेल्ड थी कितने महीने? 10 महीने। तो ये तीनों तो लिया जाएगा 10-10 महीने का।
लेकिन जो एनुअल रेंट है वो लिया जाता है जितने महीने प्रॉपर्टी अवेलेबल फॉर लेट आउट थी। तो प्रॉपर्टी थी मेरे पास 10 महीने, जिसमें से 2 महीने हम खुद रहे। तो जब हम खुद रहे तो क्या किराएदार अपने सर पे बैठा लेते? नहीं। तो जब हम खुद रहे तो किराए पे देने के लिए अवेलेबल नहीं थी, इसका मतलब। तो किराए पे देने के लिए कितना अवेलेबल थी? 10 महीने के लिए प्रॉपर्टी मेरे पास थी, जिसमें से 2 महीने हम खुद रहे, यानी किराए पे देने के लिए 8 महीना थी अवेलेबल। हम 8 महीना किराए पे दे सकते थे। आप ज्यादा से ज्यादा कितना महीना किराए पे दे सकते थे? भाई प्रॉपर्टी खरीदने के बाद ही दोगे ना, खरीदने से पहले किसी की भी प्रॉपर्टी लगा दोगे किराए पे, ठीक है। बेच देने के बाद भी किराए पे नहीं दे सकते हो। 10 महीना प्रॉपर्टी थी, जिसमें से 2 महीने हम खुद रहे, तो 8 महीने हम किराए पे दे सकते थे। तो जो एनुअल रेंट है वो 8 महीने का लिया जाएगा। आ रहा है समझ में? अच्छा, बात समझिए, अगर एग्जाम के क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टी परचेज और सेल की डेट नहीं दी है, तो हम यही मानेंगे पहले से प्रॉपर्टी थी, तो पूरा 12 महीने ही लेंगे म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट। और जब एनुअल रेंट की बात आएगी तो एनुअल रेंट में देखिए परचेज सेल के साथ साथ एक चीज और देखनी पड़ती है, क्या मैंने सेल्फ ऑक्यूपाई भी किया है कि नहीं। क्योंकि अगर सेल्फ ऑक्यूपाई किया है देन ऑल्सो इट इज नॉट अवेलेबल फॉर लेट आउट, राइट। व्हेन द प्रॉपर्टी इज हेल्ड, जब इसकी बात आती है व्हेन प्रॉपर्टी इज हेल्ड, तो भाई परचेज के बाद और सेल के पहले। प्रॉपर्टी हेल्ड कब है? परचेज के बाद, सेल से पहले तक। लेकिन व्हेन प्रॉपर्टी इज अवेलेबल फॉर लेट आउट तो हम कहेंगे परचेज के बाद, सेल से पहले, और अगर हमने सेल्फ ऑक्यूपाई नहीं किया है तो, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाई किए देन ऑल्सो इट इज नॉट अवेलेबल फॉर लेट आउट, राइट। तो विल यू बी एबल टू, देखिए ये 4 फिगर सही सही निकालेंगे तभी जीएवी सही निकलेगी। 4 फिगर के बेसिस पे जीएवी निकलती है, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट और एनुअल रेंट। अगर ये 4 फिगर गलत निकाल दिया आपने तो जीएवी गलत हो जाएगी, जीएवी गलत हो गई तो फिर सब गलत हो जाएगा। और मैंने भी आपसे यही कहा है कि जीएवी सही निकाल दिए तो बाकी की गारंटी तो मेरी है, बाकी सही होगा ही होगा। क्योंकि जीएवी के बाद करना ही क्या है, जेवी के बाद म्युनिसिपल टैक्सेस घटाना है तो एनएवी आ जाता है, और उसमें से 30% सभी कोई सही घटाएगा, ब्याज सही घटाता ही है। ब्याज में भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जो मेजर है वो जेवी है। अब मैं चाहता हूं आपको एक एग्जांपल दूं और आप मुझे म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट ये सब कंप्यूट करके दिखाएं। कैलकुलेट म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट एंड एनुअल रेंट इफ एचपी वॉज, नहीं ये कौन से ईयर के लिए कैलकुलेट करना है, चलिए ये बता दें। फॉर प्रीवियस ईयर 1920 if HP was purchased on 1/6/2019 and self occupied in June 2019, municipal value is equal to 8,000 per month, fair rent is 9,000 per month, standard rent is 8,500 per month, and annual rent is 10,000 per month। चलिए, मैंने आपको पर मंथ सारी चीजें बता दी हैं। अब आपको बेसिकली क्या करना है, प्रीवियस ईयर 1920 के लिए चारों फिगर निकालनी है, ठीक है। निकालिए, कितने महीने मल्टीप्लाई होना है यही आपको सोचना है। म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट, 3 चीजें फॉर द पीरियड इट इज हेल्ड, प्रॉपर्टी इज हेल्ड निकाला जाता है, और एनुअल रेंट को निकाला जाता है पीरियड फॉर विच द प्रॉपर्टी इज अवेलेबल फॉर लेट आउट। प्लीज डू इट।
चलिए अब किया जाए इसको। देखिए पहले तो आप मुझे ये बताइए, पीरियड फॉर विच एचपी इज हेल्ड, ये कितने पीरियड है? 1 जून को आपने प्रॉपर्टी खरीदी, तो अप्रैल मई में प्रॉपर्टी थी नहीं, जून से लेके मार्च तक कितना महीना होता है? 10 मंथ्स। नाउ पीरियड फॉर विच एचपी इज अवेलेबल फॉर लेट आउट, ये बताइए। अगर हम अवेलेबल फॉर लेट आउट की बात करें तो पोजीशन क्या आ रही है? अवेलेबल फॉर लेट आउट जून में सेल्फ ऑक्युपाइड था, 10 महीने प्रॉपर्टी थी आपके पास, जिसमें से 1 महीना आप सेल्फ ऑक्युपाई किए थे, तो प्रॉपर्टी अवेलेबल फॉर लेट आउट थी 9 मंथ्स। तो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा या 9 से मल्टीप्लाई होगा? तो म्युनिसिपल वैल्यू हो जाएगा 8000 इंटू 10, फेयर रेंट भी होगा 9000 इंटू 10, स्टैंडर्ड रेंट होगा 8500 इंटू 10, और एनुअल रेंट होगा 10,000 इंटू 9। अब ध्यान दीजिए, ये सब 12 महीने ही होते हैं जनरली, ये सब तो क्यों हो गया? क्योंकि आपने इसी साल प्रॉपर्टी खरीदी। अगर हम प्रॉपर्टी इस साल खरीदते हैं या फिर बेच देते हैं या फिर हम कुछ समय के लिए सेल्फ ऑक्युपाई कर लेते हैं, तब ये सब अंतर आता है। अदरवाइज तो ये 12 महीना सब होगा। ठीक है, 80,000, 90,000, 85,000, 90,000। अब ये जब चारों निकल जाता है तो हम जीएवी कंप्यूट कर लेते हैं। अभी मैंने आपको जीएवी नहीं सिखाया क्योंकि जीएवी के लिए ये 4 आइटम जरूरी है। पहले ये 4 आइटम परफेक्टली आ जाए निकालने, उसके बाद हम लोग निकाल देंगे जीएवी। ठीक है, एक एग्जांपल और करेंगे आप, कीजिए। हाउस प्रॉपर्टी परचेज्ड ऑन 1/5/2018, sold on 29 February 2020, self-occupied during 1/1/2020 टू 29/2/2020। कैलकुलेट म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट एंड एनुअल रेंट फॉर प्रीवियस ईयर 1920। एमवी, एफआर, एसआर, एआर पर मंथ वाला तो मुझे बताना ही पड़ेगा, तो ये मैं बता देता हूं। 8,000 रुपये महीना, ये है 9,000 रुपये महीना, ये है 8,500 रुपये महीना, ये है 10,000 रुपये महीना। चलिए निकालिए।
देखिए प्रॉपर्टी परचेज हुई है 1/5/2018 में, ध्यान दीजिएगा 2018 में मैंने बोला, हम कौन से प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं 1920, यानी अप्रैल 2019 से प्रॉपर्टी थी, अप्रैल 2018 में नहीं थी, 2019 में थी, और कब तक रही है 29 फरवरी 2020 तक प्रॉपर्टी आपके पास रही है। इसका मतलब है बस मार्च 2020 में प्रॉपर्टी नहीं थी आपके पास। तो पीरियड फॉर विच प्रॉपर्टी इज हेल्ड 11 महीने प्रॉपर्टी आपके पास रही है करंट ईयर में, करंट प्रीवियस ईयर 19-20 में द प्रॉपर्टी वाज हेल्ड फॉर 11 मंथ, राइट। तो म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट को 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। नाउ एनुअल रेंट, उस 11 महीने में 2 महीना मैंने सेल्फ ऑक्युपाई किया है, जनवरी और फरवरी 2020, यानी ये मल्टीप्लाई होना चाहिए 9 से। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? पढ़ लीजिए, रेंट फॉर द पीरियड फॉर विच प्रॉपर्टी इज अवेलेबल फॉर लेटिंग आउट, और म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट के लिए क्या लिखा हुआ है, टू बी टेकन फॉर द पीरियड हाउस प्रॉपर्टी इज हेल्ड, दैट इज 12 मंथ पीरियड एक्सेप्ट इन द ईयर ऑफ परचेज एंड सेल। प्रॉपर्टी परचेज और सेल हुई है ना, तो उस महीने में 12 से कम हो जाएगा, अदरवाइज हमेशा ये 12 महीना ही रहेगा, ठीक है। यहां पे क्या लिखता है, रेंट इज टेकन फॉर 12 मंथ पीरियड एक्सेप्ट इन द केस ऑफ, जिस साल परचेज हुई है, जिस साल सेल हुई है, उस साल 12 महीने से कम हो जाएगा, और जिस साल आप सेल्फ ऑक्युपाई करोगे तो भी 12 महीने से कम हो जाएगा, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट जब परचेज और सेल होता है तभी 12 से कम होगा, लेकिन एनुअल रेंट परचेज, सेल और सेल्फ ऑक्युपाई तीनों से 12 महीने से कम हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी परचेज में, सेल में, सेल्फ ऑक्युपाई में, इन अगर ये हुआ है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो 12 महीने से कम हो जाएगा। नाउ अब 2 चीजें हम लोग और सीखने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि आपको 1 रुपए का भी खर्चा डिडक्ट करने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। अब जितना किराया आता है वो ही एनुअल रेंट कंसीडर होता है, कुछ भी घटाने के लिए नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दे तो रही है, लेकिन फिर भी 2 खर्चे ऐसे हैं जो आप अपने एनुअल रेंट से ही घटा लेते हैं। 2 खर्चे, टू एक्सपेंस allowed to be deducted from annual rent। एनुअल रेंट तो बेसिकली होता क्या है, जो आपको एक्चुअली में मिलता है किराया, लेकिन बात यह है कि जितने महीने का मिलता है वो नहीं लिया जाता, महीना तो हमेशा 12 होता है, ठीक है। और जिस साल परचेज और सेल या फिर सेल्फ ऑक्युपाई की हो तो 12 महीने से कम हो जाएगा। उसमें से 2 खर्चे घटाने को मिलते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल और तीसरा होता है सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज। समझिएगा, एक किराएदार मुझे किराया देता है 10,000 रुपया महीना, और जब वो 10,000 का किराया देता है तो मैंने उसका 2,500 रुपए का बिजली बिल जमा कर दिया। तो सच पूछिए, बिजली बिल किसको जमा करना था? मुझे थोड़ी ना करना था। किराएदार है तो बिजली बिल वो ना जमा करेगा। अगर वो 10,000 रुपए मुझे दिया और मैंने 2,500 का बिजली बिल जमा कर दिया उस मकान का जिसमें किराएदार रहता है, तो बेसिकली मैंने किराया ही 7,500 लिया, यही मतलब होता है उसका। और गवर्नमेंट भी कह रही है कि अब यहां 10,000 नहीं मानेंगे, हम 7,500 ही मानेंगे, ठीक है। ये घटाने को मिलेगा। और 30% पता है गवर्नमेंट ने किस लिए बोला है? 30% तो जनरल खर्चों के लिए बोला है। जनरल चीजें क्या होती है, जैसे जब भी हम मकान किराए पे देते हैं तो हम किराएदार का बिजली बिल थोड़ी ना भरते हैं, और ये तो एक्सेप्शनल बात हो गई। जनरल बात क्या होती है, जब भी हम मकान किराए पे देते हैं, कोई टूट फूट होती है, खराबी होती है, तो हर मकान मालिक बनवाता है। ये बिजली बिल तो अनोखी बात है, बिजली बिल भरने का कोई सिस्टम ही नहीं है। अगर मैंने बिजली बिल भरा 10,000 रुपए लेके 2,000 रुपए बिजली बिल भर दिया, तो इसका मतलब है किराएदार ने मुझे 8,000 किराया दिया, और सरकार भी कह रही है हम 8,000 एनुअल रेंट मानेंगे, तो बिजली बिल घटाने दिया जाएगा। और सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज घटाने दिया जाएगा। ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए मेरे पास
एक फ्लैट है, ठीक है, और वो मैंने किराए पे दिया है, और उस सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में ये फ्लैट है, उस सोसाइटी में 2,000 रुपए महीना फ्लैट का मेंटेनेंस चार्ज पे होता है। हर फ्लैट वाले को 2,000 रुपए मेंटेनेंस देना होता है सोसाइटी में, ठीक है। मैंने किराएदार से 25,000 रुपए किराया लिया और 2,000 रुपए का मेंटेनेंस जमा कर दिया, तो किराया मुझे 23,000 रुपए ही मिला। 2,000 की मेंटेनेंस मैं क्यों दूंगा, जब किराएदार मकान फ्लैट में है तो मेंटेनेंस भी उसी को देना था। अगर मैं 25 लेके 2,000 मेंटेनेंस दे देता हूं तो इसका मतलब है इफेक्टिवली 23 ही लिया मैंने, क्योंकि 2,000 तो उसको मेंटेनेंस का देना था, उसने वो मेंटेनेंस का पैसा मुझे पकड़ा दिया जो मैंने उठा के सोसाइटी में जमा कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए कि इसका मतलब ये है कि जैसे ये मेरा एक मकान है, ठीक है, ये फ्लैट नहीं है, ये मेरा मकान है, ये मैंने किसी को किराए पे दिया, ठीक है, 20,000 रुपये महीना, ठीक है, और मैंने अब बोला कि इस मकान का मेंटेनेंस का हम 5,000 रुपया लेते हैं इसी 20,000 में से, और 5,000 रुपया हम घटा के हम सरकार को कह रहे हैं कि 15,000 रुपया के हिसाब से एनुअल रेंट कैलकुलेट होगा। क्या गवर्नमेंट मानेगी? नहीं, गवर्नमेंट कहती है तुम्हारे मेंटेनेंस कहने से कुछ नहीं होगा। सोसाइटी में अगर फ्लैट है और सचमुच सोसाइटी को पैसा जाता है, उसकी रसीद है मेंटेनेंस की, तब माना जाएगा। अगर ऐसे मेंटेनेंस घटने लग जाए ना तो हम पता है क्या करेंगे, हम एक मकान है, मेरे पास पुराना मकान है, उसमें हम एक मेड लगा देंगे काम करने वाली, ठीक है, और हम बोलेंगे कि 20,000 रुपए का हम किराया लेते हैं, जिसमें से 12,000 रुपए तो हम मेड को ही दे देते हैं तुम्हारा मेंटेनेंस के चक्कर में, तो 12,000 रुपया घट गया, इसमें से 8,000 रुपया एनुअल रेंट के लिए कंसिडर होगा। तो गवर्नमेंट कह रही है ये सब नहीं मानेंगे। मेंटेनेंस का मतलब भी है सिर्फ एक ही बात, फ्लैट के केस में सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज जा रहा है तो वो आपको एनुअल रेंट में से डिडक्ट करने के लिए मिलेगा। तो याद रहेगा ये दो बात, दो खर्चे घटाने को मिलते हैं। बिजली बिल, बिजली बिल तो चाहे कोई भी हो, चाहे फ्लैट का हो, चाहे मेरा मकान किराए पे दिए हो, कुछ भी दिए हो, ठीक है, क्योंकि बिजली बिल तो प्रूफ किया जा सकता है ना, बिजली की पक्की बिल होती है, ठीक है। तो अगर बिजली बिल मकान मालिक दे रहा है तो बिजली बिल घटा लेगा, और अगर फ्लैट का केस है तो सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज भी घटाने के लिए मिलता है एनुअल रेंट से, ठीक है, इतनी बात। अब एक और बात, बच्चों बड़ी तकलीफ है वैसे तो। फेयर रेंट मैंने बताया कि एनुअल रेंट के बराबर होता है व्हेन फेयर रेंट इज नॉट गिवन। बोला था कि नहीं ये बात, कि अगर आपके मोहल्ले में दूसरा ऐसा मकान ही नहीं है जो किराए पे लगा हो तो फेयर रेंट क्या माना जाएगा, जो एनुअल रेंट है वही फेयर रेंट माना जाएगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए, हमने एक मकान किराए पे दिया है, कितने पे, मान लीजिए 2 लाख रुपया, ठीक है, मैंने अपना मकान किराए पे दिया है 2 लाख रुपया साल का, एनुअल रेंट 2 लाख, ठीक है, मैंने किराया कितने पे दिया है, 2 लाख की किराए पे, ये मेरा रेंट रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड, ठीक है। लेकिन मैंने बिजली बिल भी जमा किया है उसका 30,000 रुपए का, तो बिजली बिल आपको घटाने के लिए मिलता है, मैंने बताया अभी एनुअल रेंट से। और मैंने 12 महीने का 12,000 रुपए सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज भी दिया है, सोसाइटी मेंटेनेंस भी दिया है, 40-42,000 रुपए माइनस करना है तो 1,58,000 रुपया। एनुअल रेंट क्या कहलाएगा, 1,58,000 रुपए, ये ना कहलाएगा। एनुअल रेंट से दो चीजें घटाने को मिल जाती है ना, तो एनुअल रेंट तो घटाने के बाद 158 आया, ये होगा। अब इस केस में फेयर रेंट क्या कहलाएगा, फेयर रेंट उस मकान का क्या कहलाएगा, ऐसा मकान कोई भी मार्केट में नहीं है, ठीक है। तो फेयर रेंट होता है एनुअल रेंट, लेकिन पता है कौन सा एनुअल रेंट, बिना घटाए वाला एनुअल फेयर रेंट माना जाएगा 2 लाख रुपया ही। एनुअल रेंट में तो घटाने के लिए मिल जाता है, 1,58,000 हो जाएगा, लेकिन अगर फेयर रेंट नहीं होता है और वो एनुअल रेंट के बराबर जब माना जाता है तो फेयर रेंट में से ये सब चीज नहीं घटाते हैं, एनुअल रेंट से घटा लेते हैं, ये भी याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है, कब किस फेयर रेंट की बात कर रहे हैं, अरे अगर कोई मकान है अगल बगल वैसा ही किराए पे दिया गया है, ठीक है, तब तो ये सब बात ही नहीं आएगी, तब तो फेयर रेंट लिया जाएगा जो भी फेयर रेंट है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है जहां पे फेयर रेंट है ही नहीं, तो उस केस में एनुअल रेंट से तो आप ये सब डिडक्ट करोगे
और एनुअल रेंट को फेयर रेंट के बराबर बोलते हो, लेकिन फेयर रेंट जब निकालोगे तो ये सब माइनस नहीं करने देंगे, तो फेयर रेंट क्या होगा, वो 2 लाख रुपए ही होगा जो आपने किराया पाया है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? बात समझ में आई है? तो चलिए, आज की क्लास में मैंने आपको म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और एनुअल वैल्यू बताया। इसकी मदद से हम लोग निकालते हैं जीएवी, और जीएवी के बाद की भी सारी बात बता दी। तो अब जो बच गया है वो है जीएवी की कंप्यूटेशन, और ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अगली क्लास में।